हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रहने वाले हैं और साथ में जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल 15 हैं और जितने भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी वो मैं साथ साथ में आपको बताती रहूंगी। तो अटेंटिवली आप एक एक चीज़ को सुनना। तो चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स-रेज आर मॉडिफाइड एज प्रोटॉन्स, बी इज इलेक्ट्रॉन्स, सी इज न्यूट्रॉन्स एंड डी इज पॉजिट्रॉन्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछा गया है कि जो एक्सरेज है वो मॉडिफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये कैसे होगा? तो देखो, जो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो कैथोड है वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जब एनोड से टकराते हैं फिर एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सरेज हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रॉन्स का। Question number 2 is echoencephalography is most useful for detecting A is ventricular dilation, B is midline shift, C is epilepsy and D is vascular lesions. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज वेंट्रिकुलर डायलेशन। अब जो इकोएंसेफेलोग्राफी है जिसको हम इको ईजी भी कहते हैं, एक टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है ब्रेन का जिसमें जो पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं उसकी जो डायलेशन है उसको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये देखो, जो इको इंसेफ्लोग्राफी है जिसको हम इको ईजी भी कहते हैं, ये एक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है ब्रेन टिश्यू का। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिक जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर डायलेशन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इको इंसेफ्लोग्राफी का यूज करते हैं। Question number 3 is signs of increased intracranial tension in a child in a skull X-ray is A. Separation of the sutures, B. is tense anterior fontanelle, C. is silver beaten appearance of the bones and D. is all of the above. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो इंट्राक्रेनियल टेंशन है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसके साइन क्या होते हैं और वो किस तरह से दिखता है। जो एक्सरे होता है, जो स्कल एक्सरे होता है उसमें जो इंट्राक्रेनियल टेंशन है वो किस तरह से दिखती है। तो उसमें सेपरेशन ऑफ सूचर्स भी आता है, टेंस एंटीरियर फोंटेनेले भी आता है और साथ में जो सिल्वर बीटन अपीयरेंस होती है बोन्स की उस तरह से भी जो बोन्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। Question number 4 is Medusa look appearance in X-ray seen in A is Ascaris, B is tape bomb, C is hook bomb, D is Ascaris and tape bomb. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एस्कैरिसिस। अब देखो, जो मेड्यूसा लोक अपीयरेंस है, अच्छा जो मेड्यूसा थी वो एक ग्रीक माइथोलॉजी की एक क्रिएचर है जो पहले पुजारी थी, फिर श्राप की वजह से जो देवी थी उनके श्राप की वजह से वो मेड्यूसा बन गई थी। और मेड्यूसा का जो सिर था उसकी आंखों में अगर कोई देखता था तो वो पत्थर का बन जाता था और उसके जो बाल थे वो सांप के बने हुए होते थे। तो ऐसी जो अपीयरेंस है वो एस्कैरिसिस में शो होती है। तो बेसिकली जो एस्कैरिसिस है उसमें मेड्यूसा लोक अपीयरेंस हमें शो होती है, जैसे वो सांप थे उसके वैसी वाली जो अपीयरेंस है वो एस्कैरिसिस में शो होती है। ये देखो, यहाँ पे आपको मेड्यूसा लोक अपीयरेंस शो हो रही है तो ये साइन है एस्कैरिसिस का। ये देखो यहाँ पे भी आपको शो हो रही है, ये सांप जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी, तो ये साइन है एस्कैरिसिस का। क्वेश्चन नंबर 5 is angle of trachea is increased in which chamber of heart enlargement? A is left atrium, B is right atrium, C is left ventricle and D is right ventricle.
राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एंगल ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया का एंगल है वो हार्ट के किस चैम्बर के इनलार्जमेंट के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। तो जो एंगल ऑफ ट्रैकिया है, जब लेफ्ट आर्ट्रियम की हार्ट इनलार्जमेंट होती है तब जो एंगल ऑफ ट्रैकिया है वो इंक्रीज हो जाता है अपने एक नॉर्मल साइज से। Question number 6 is solitary nodule lung can't be A is tuberculoma, B is neurofibroma, C is bronchogenic carcinoma and D is lymphoma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज लिम्फोमा। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या पूछा गया है कि जो सोलिटरी नोड्यूल लंग है वो हमें किस केस में देखने को नहीं मिलता है, तो वो हमें लिम्फोमा के केस में देखने को नहीं मिलता है। अब देखो जो सोलिटरी नोड्यूल लंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ओवल शेप का या फिर राउंड स्पॉट जैसा आपको लीजन दिखाई देगा लंग में, और वो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो लिम्फोमा के केस में दिखाई नहीं देगा। बाकी जितने भी हो गए ट्यूबरक्यूलोमा हो गया, न्यूरोफाइब्रोमा हो गया और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, इन तीनों के केस में आपको जो सोलिटरी नोड्यूल लंग है वो दिखाई देगा। Question number 7 is right side of mid-astral shadow is not formed by A is SBC, that is superior vena cava, B is right innominate, C is RA and D is RB. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज आरबी। इसका मतलब होता है राइट वेंट्रिकल। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि राइट साइड पर मिड एस्टर्नल शैडो इनमें से कौन नहीं बनाता है, तो वो राइट वेंट्रिकल नहीं बनाता है। बाकी ये तीनों की तीनों जो राइट साइड पर मिड एस्टर्नल शैडो है वो बनाते हैं। Question number 8 is best mode of imaging for suspected uric acid calculi is A is plain film of abdomen, B is ultrasonography, C is intravenous pyelography and D is radionuclide. राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड कैलकुलाई का सस्पेक्शन हो रहा है, मतलब कि हमें ऐसा लग रहा है कि उसको यूरिक एसिड कैलकुलाई नाम की डिजीजेस हो सकती है, तो उस केस में हम कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं वहां पे अल्ट्रासाउंड का। और वैसे भी ये आपको पता ही है कि जैसे किडनी होगी या फिर जो स्टमक हो गया उसमें सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड का ही यूज करते हैं। Question number 9 is the X-ray finding of small intestinal malabsorption syndrome are all except A is increased transit time, B is mucosal atrophy, C is dilatation of bowel and D is flocculation of barium. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज इंक्रीज्ड ट्रांजिट टाइम। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम स्मॉल इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें जो एक्सरे फाइंडिंग में क्या इंक्लूड होता है सिर्फ एक को छोड़ के। देखो अभी यहाँ पे एक्सेप्ट बोला गया है, तो किसी एक को छोड़ के बाकी सभी इंक्लूड होगा, और वो कौन सा जो एक नहीं आएगा वो है इंक्रीज्ड ट्रांजिट टाइम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की जो एक्सरे फाइंडिंग है उसमें जो इंक्रीज ट्रांजिट टाइम है वो इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जैसे म्यूकोजल एट्रोपी हो गया, डायलिटेशन ऑफ बॉयल हो गया और फ्लोकुलेशन ऑफ वेरियम होगा, ये तीनों के तीनों इंक्लूड होंगे एज ए एक्सरे फाइंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब देखो म्यूकोजल एट्रोपी का मतलब होता है कि किसी एक जो मतलब जैसे कि कोई अप्रोप्रिएट ग्लैंड है उसका लॉस हो जाना। अब सी की बात करें तो जिसमें हम बोलते हैं डायलिटेशन ऑफ बॉयल, तो इसका मतलब है कि कोई इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो थोड़ा नॉर्मल से बड़ा हो गया है। और थर्ड वन है फ्लोकुलेशन ऑफ बेरियम। तो जो बेरियम है, जब हम ये तब आता है जब हम बेरियम स्टडी करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर, तो फ्लोकुलेशन ऑफ बेरियम भी एक्सरे फाइंडिंग है स्मॉल इंटेस्टिनल
माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की। Question number 10 is during angiography, the mitral valve is best visualized in the A is frontal view, B is lateral view, C is right anterior oblique view, or D is none of the above. राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम एंजियोकार्डियोग्राफी करते हैं तो मिट्रल वॉल्व को देखने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट रहता है, तो वो होता है राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू। क्वेश्चन नंबर 11 is cystic dilation of collecting tubules are seen in A is adult polycystic kidney, B is medullary sponge kidney, C is horseshoe shaped kidney, and D is nephroblastoma। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज मेडुलरी स्पंज किडनी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो सिस्टिक डायलेशन है वो हमें किस केस में देखने को मिलती है, तो वो हमें मेडुलरी स्पंज किडनी के टाइम पे देखने को मिलती है। अब देखो मेडुलरी स्पंज किडनी को समझते हैं जिसको हम MSK भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये बात याद रखोगे कि ये बाय बर्थ डिजीजेस होती है या फिर बाय बर्थ ये किडनी किसी बच्चे में फॉर्म हो सकती है। और इस जो किडनी है उसमें क्या होता है कि जो सिस्ट है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बनना शुरू हो जाते हैं, जहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो सिस्ट है वो प्रेजेंट होती है, तो उस वजह से हम उस किडनी को नाम देते हैं मेडुलरी स्पंज किडनी का। और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, डेफिनेटली एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि अगर किसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अगर सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक डिसऑर्डर है और एक बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन होती है किडनी की। Question number 12 is pericardial calcification is caused by all except A is radiotherapy to the mid-asternum, B is methyl surgery therapy, and C is anticoagulant therapy, and D is dermatomyositis। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, अगर उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है तो वो इन सभी के द्वारा हो सकती है सिर्फ एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा है, डर्मेटोमायोसाइटिस। अब देखो ये रेडियोथेरेपी हो गया या फिर मिथाइल सर्जिड थेरेपी हो गया और जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, ये तीनों की तीनों थेरेपी है, तो ये क्वेश्चन जो है वो थेरेपी से रिलेटेड है। तो इन तीनों जब देखो जब भी थेरेपी हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो एक साइड इफेक्ट लेके आती है। तो जैसे मान लो कोई कैंसर पेशेंट है तो उसकी जब हम रेडियोथेरेपी करते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से मिथाइल सर्जिट थेरेपी का भी होता है और एंटीकोगुलेंट थेरेपी का भी होता है। तो इन तीनों के केस में जो पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है वो एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और जो डी है दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस। तो देखो यहाँ पे भी आइटिस लगे आ गया, आपको लगा हुआ आ गया, तो वहां पे समझ लेना आपने कि वहां पे इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो देखो डर्मा है तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो देखो डर्मेटोमायोसाइटिस का मतलब होता है कि स्किन और मसल में इन्फ्लामेशन हो रही है, उस वजह से जो स्किन रैश भी हो रहा है और साथ में मसल जो है वो वीक पड़ रही है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। अब देखो इस कंडीशन का जो हार्ट है उस पर तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, तो जो ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन है। Question number 13 is in urinary tract tuberculosis, frequent finding on plain film of abdomen is A is mass, B is ileus, C is calcification, and D is Peyer's abscess। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज कैल्सिफिकेशन। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो यूटीटीवी है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, तो उसकी जब हम प्लेन फिल्म निकालते हैं या फिर एक्सरे जब हम करते हैं और प्लेन एक्सरे करते हैं तो एब्डोमेन में कौन सी फाइंडिंग आती है, तो वो जो कैल्सिफिकेशन है, जैसे अगर मान लो कि अगर किसी पेशेंट को
यूटीटीवी हो रखा है, तो उस केस में जो उसका जो प्लेन फिल्म होगी उसमें कैल्सिफिकेशन आएगी। Question number 14 is diagnosis of aortic calcification is done by fluoroscopy by seeing A side to side movement, B is up and down movement, C is combined movement and D is none of the above. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज साइड टू साइड मूवमेंट। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं और फ्लोरोस्कोपी में हम जब हम अयोटिक कैल्सिफिकेशन को डायग्नोज कर रहे होते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं बाय साइड टू साइड मूवमेंट। Question number 15 is the overall heart size in tetralogy of Fallot is markedly enlarged, B is normal or relatively small, C is slightly enlarged and D is moderately enlarged. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज नॉर्मल और रिलेटिवली स्मॉल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट डिसऑर्डर है उसमें जो ओवरऑल हार्ट साइज है वो कितना रहेगा, तो वो या तो नॉर्मल रहेगा या फिर रिलेटिवली स्मॉल हो जाएगा नॉर्मल से, मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं आएगा, या तो वो नॉर्मल हार्ट साइज ही रहेगा या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। पर फिर भी एक डिसऑर्डर है क्योंकि और ये बाय बर्थ डिसऑर्डर होता है क्योंकि जो बच्चे का हार्ट है वो उसकी मदर के बूम में अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से ये डिसऑर्डर है। तो जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है वो एज सच तो डिसऑर्डर है पर उस वजह से जो हार्ट साइज है उसमें कोई फर्क नहीं आता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।